नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने LCA तेजस गन के सफल ग्राउंड बट फायरिंग परीक्षण पूरे कर लिए हैं और इस परीक्षण के दौरान 3 अलग अलग गन फायरिंग मोड शामिल थे और इस परीक्षण के जो परिणाम है वो बहुत ही बेहतर आए हैं। ग्राउंड बट फायरिंग परीक्षण GSH-23 ट्विन बैरल 23mm घाषा गन से किया गया, जो कि LCA तेजस की एक जबरदस्त हथियार प्रणाली है और ये अपनी विश्वसनीयता और मारक क्षमता के लिए जानी जाती है। ये बंदूक हवा से जमीन में और हवा से हवा में फायरिंग करने में सक्षम है। इन फायरिंग परीक्षणों का पूरा होना LCA तेजस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, LCA तेजस पर लगी GSH-23 गन को मिशन के दौरान भारतीय वायुसेना के पायलटों को सटीक और शक्तिशाली मारक क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये अपने ट्विन बैरल कॉन्फ़िगरेशन और हाई रेट ऑफ फायर के साथ अत्यधिक सटीकता से लक्ष्य भेदने में सक्षम है, जिससे कि दुश्मनों की सेना पर जोरदार प्रहार किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने स्वाति माउंटेन के नाम से जाने जाने वाले वेपन लोकेटिंग रडार के हल्के और कॉम्पैक्ट संस्करण को शामिल किया है, जिससे कि भारतीय सेना की युद्ध क्षेत्र में निगरानी क्षमता और बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक रडार प्रणाली को विशेष रूप से पहाड़ी और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया है। भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि ये उन्नत रडार प्रणाली सेना की युद्ध क्षेत्र निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में खतरों का प्रभावी ढंग से निगरानी करने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है। वहीं BL के अधिकारियों ने कहा कि स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार संस्करण की 30 यूनिटें पहले ही सेना में तैनात कर दी गई हैं और उन्हें LOC पर तैनात किया गया है। लेकिन अब ये जो हल्के संस्करण वाला स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार है, जिसे कि पहाड़ी इलाकों के लिए तैयार किया गया है, उसे LAC पर तैनात किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना देश भर के पीस सेंटर में चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने की योजना बना रही है, जिसका मकसद है नई टेक्नोलॉजी को सेना में शामिल करना और हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन देना और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करना। भारतीय सेना देश भर में इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को शामिल करने की योजना बना रही है, जिनमें की हल्के वाहन, बसें, मोटरसाइकिल आदि इसमें शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की स्टार्टअप कंपनी रेडॉन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने अपने अचूक बैरल लॉन्च लॉइटरिंग म्यूनिशन का अनावरण किया है और ये स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन वेपन सिस्टम सेमी ऑटोनॉमस और ऑटोनॉमस मोड में काम कर सकता है और इसे मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से तैयार किया गया है। अचूक 1.5 किलोग्राम की पेलोड को 3500 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक ले जा सकता है और इसे घातक मिशनों को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये -20 से 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को भी झेल सकता है। 30 किलोमीटर की अपनी प्रभावशाली मारक क्षमता के साथ ये लॉइटरिंग म्यूनिशन दुश्मनों की संपत्तियों के अलावा आतंकवादी ठिकानों, उनके वाहन और ईंधन और गोला बारूद केंद्रों को लक्षित कर सकता है और कहा जा रहा है कि अचूक में स्वार्मिंग क्षमता भी होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में बनने वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल की टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए 50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। ये भारत का पहला UAV टेस्टिंग सेंटर होगा, जो कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत होगा और इस इंटीग्रेटेड टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग और इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रेडियो फ्रीक्वेंसी एंटीना की भी सुविधा होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की योजना है कि वो अपने MiG-29 फाइटर जेट्स को लंबे वक्त तक बनाए रखेगी, जिसके लिए इनका लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिससे कि MiG-29 का जो रिटायरमेंट का प्लान 2027 तक था वो 2037 तक हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट को भारतीय वायुसेना के 11 बेस रिपेयर डिपो में एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो कि पहले से ही MiG-29 का रिपेयर और ओवरहॉल करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जहां एक तरफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 118 अर्जुन मार्क 1A मेन बैटल टैंक की डिलीवरी भारतीय सेना को करने को तैयार है, जिन्हें कि 2026 से डिलीवर किया जाना है। ऐसे में कुछ खबरें ये आ रही हैं कि भारत इस स्वदेशी टैंक में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि भारत इन टैंकों का निर्यात कर सके। कहा जा रहा है कि अफ्रीका में इन टैंकों की काफी संभावनाएं देखी जा रही है, क्योंकि अफ्रीका में अभी तक रशिया एक प्रमुख डिफेंस सप्लायर रह चुका है, लेकिन रशिया पर कई तरीके के प्रतिबंध है। ऐसे में जो अफ्रीका के राष्ट्र हैं वो आर्म टैंक्स को खरीदना चाहते हैं और अर्जुन टैंक को वो देख रहे हैं, जो कि उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव और एक बेहतर विकल्प भी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण विकास के तहत HAL ने 110 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल को तेजस एयरक्राफ्ट में सफलतापूर्वक इंटीग्रेट कर लिया है। साथ ही साथ इसमें स्वदेशी सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड और स्वदेशी नेक्स्ट जनरेशन रडार वार्निंग रिसीवर को भी इसमें लगाया गया। और इसके अलावा मैं आपको डिफेंस अपडेट में ही बता चुका हूं कि फेज 1 के तहत हैमर एयर टू ग्राउंड मिसाइल को इसमें इंटीग्रेटेड किया जा रहा है, जिसे कि तेजस फाइटर जेट के विंग पाइलॉन में लगाया जाएगा
और ये मिसाइल दोस्तों 70 किलोमीटर की लंबी दूरी से दुश्मनों के बंकर्स और ग्राउंड टारगेट्स को निशाना बना सकती है, वो भी किसी भी टेरेन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और एचएएल को एक सलाह दी है कि वो अब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में विचार करें ताकि भारत की वैश्विक बाजार में जो क्षमता है, जो स्तर है, वो बढ़ सके। आपको मैं बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स एएमसीए मार्क 1 और मार्क 2 की 7 स्क्वाड्रंस को खरीदेगी और रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस तरीके का बढ़ावा देना इस और इशारा करता है कि एएमसीए को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत आगे बढ़ाया जाएगा ताकि इसे भविष्य में निर्यात भी किया जा सके। और शुरुआत में जो देश इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, उन्हें भारत इसमें जोड़े, जिससे कि इस प्रोग्राम में भारत को एक्सपर्टी और टेक्निकल कंट्रीब्यूशन भी मिलेगा और इंटरनेशनल पार्टनरशिप के सहयोग से एएमसीए में एडवांस सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन भी होगा और ये एक बेहतर फाइटर जेट बन जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि दुखद खबर है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में दोस्तों एक मुठभेड़ हुई और इस दौरान सेना के 3 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। आपको बता दें कि अब सेना ने एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के जंगल वाले क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कि एक आतंकी ने 3 जवानों की हत्या कर दी। आपको बता दें कि मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शुरू में घायल हुए थे, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादी कुछ हथियारों के साथ मुठभेड़ स्थल से भाग गए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने पूरी रात इस जंगल क्षेत्र की कड़ी घेराबंदी की और आतंकवादियों का पता लगाने के लिए सुबह तक तलाशी अभियान शुरू किया है। कहा जा रहा है कि इस इलाके में लगभग 3 आतंकी छिपे हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रशिया का सुखोई Su-57 लड़ाकू विमानों के लिए रशिया 5वीं पीढ़ी की कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को तैयार कर रहा है। बता दें कि यह मिसाइल 180 डिग्री पर टर्न लेकर विमान के पीछे उड़ रहे दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है। रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि इस नए हथियार के निर्माण से उनकी डिफेंस इंडस्ट्री अमेरिका से काफी आगे निकल चुकी है। रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि रूस में 5वीं पीढ़ी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का विकास अब अपने प्रोडक्शन फेज में पहुंच चुका है और इस 5वीं पीढ़ी की मिसाइल को बनाने से रशिया हथियारों के विकास में अमेरिका से 5 से 10 साल आगे निकल गया है। वहीं कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि RVV-MD2 को 5वीं पीढ़ी के Su-57 लड़ाकू विमान के अंदर लगे वेपन बे में रखा जा सकता है। RVV-MD2 छोटी दूरी की मिसाइलों में अकेली ऐसी मिसाइल है जिसे नियंत्रित करने और इसे ऑटोनॉमस उड़ान के दौरान स्थिर करने के लिए डिजाइन की गई एक इनिशियल कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करता है। ये मिसाइल फायर करने के दौरान आगे की ओर उड़ान भरेगी और फिर 180 डिग्री पर टर्न लेकर यानी कि मुड़ते हुए पीछे उड़ रहे दुश्मन को मार गिराएगी। ऐसी क्षमता अभी तक किसी शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल में नहीं देखने को मिली है। हालांकि पीछे उड़ रहे विमान को रडार के जरिए स्कैन करने और उसके कोऑर्डिनेट्स का पता लगाने को लेकर रूस ने कोई जानकारी नहीं दी, क्योंकि विमान का रडार सिर्फ आगे की ओर ही काम करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत में पहुंचने वाले हैं F-16 लड़ाकू विमान। अब आप सोच रहे होंगे कि F-16 तो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। इसके अलावा भी दोस्तों F-16 का इस्तेमाल ग्रीस भी करता है और ग्रीस के साथ हम लोग अक्सर वायुसेना अभ्यास करते हैं। अब कहा जा रहा है कि ग्रीस के F-16 विमान भारत की जमीन पर लैंड करेंगे और ये कहा जा रहा है कि ग्रीस के नेशनल डिफेंस जनरल स्टाफ प्रमुख भारत की यात्रा करने वाले हैं। इस दौरान भारत और ग्रीस के बीच कई नए रक्षा समझौते और आपसी सहयोग को बढ़ाने की सहमति बन सकती है। भारत और ग्रीस दोस्तों भूमध्य सागर में मजबूत सैन्य उपस्थिति और सहयोग के लिए एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। ग्रीस और भारत अब संयुक्त सैन्य अभ्यास और संयुक्त ट्रेनिंग की योजना पर एक साथ काम कर रहे हैं और भारतीय वायुसेना के सुखोई 30M के लड़ाकू विमानों ने पहली बार ग्रीस के इंचोस 2023 में भाग लिया था। दरअसल ग्रीस के F-16 विमान भारत पहुंच रहे हैं और इससे भारत को F-16 के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। इससे भारत को युद्ध के दौरान F-16 के खिलाफ काउंटर डिफेंसिव स्ट्रैटेजी बनाने में मदद मिल सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि F-16 पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है। भारत और ग्रीस के बीच जो संबंध है वो तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती का काट भी है। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।